नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर का चल रहा है अपना। तो अब इसमें पढ़ेंगे। कल अपन ने राणा सांगा तक का पढ़ लिया था। आज अपन राणा सांगा के आगे का पढ़ेंगे, राणा उदय सिंह। समझ रहे हो? राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण, जो कि कल अपन ने जिक्र भी किया था, महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय के ने अपने पुत्र जयचंद का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह कौन था? विक्रमादित्य, जो कि ऊपर देख रहे थे अपन, विक्रमादित्य का भाई था। विक्रमादित्य को तो बनवीर ने मार दिया था राणा रतन सिंह के पश्चात। लेकिन जब ये उदय सिंह बचा तो ये छोटा था काफी, तो इसको एक दासी पुत्र बनवीर था वो मारना चाहता था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यहीं पर मालदेव के संयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तथा 1540 ईस्वी में मालवी के 1540 मावली बनवीर वर्सेज बनवीर वर्सेज उदय सिंह, तो इसमें बनवीर को मार दिया, ये जीत गया। इसके बाद उदय सिंह ने अपनी सत्ता हथिया ली। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर बसाया। अब जैसे 1559 आ गई यहाँ पे, 1559 में उदयपुर को बसाया। आगे चलेंगे तो 1459 में बीकानेर को बसाया। तो जो ये बसाने वाला हिसाब किताब है ना, इसको आप एक अलग ही कॉलम में लिखते चलो नोट्स में, ताकि वो आपको जब भी आप नोट्स पढ़ो तो आपको हाईलाइट होता रहे। इसके बाद यहाँ उसने उदय सागर झील बनवाई तथा मोती बगरी के महलों का निर्माण कराया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब ये प्रश्न भी अपने आप में बढ़िया है कि अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह, अपने सरदारों की सलाह से उदय सिंह ने जयमल फत्ता को सौंपकर खुद पहाड़ियों में चला गया। मतलब एक ज्यादा उचित शासक नहीं था, डरपोक शासक था। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल की फत्ता की वीरता से मुक्त होकर आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई। ये बात भी है कि अकबर ने किन सेना नायकों की वीरता से मुक्त होकर आगरा के किले पर लगवाया, तो जयमल फत्ता आ जाएगा इसमें। ये प्रश्न कई बार राजस्थान कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अब अगला है सबसे महत्वपूर्ण शासक। राजस्थान हिस्ट्री का मतलब शुरुआत और अंत इसी शासक की वजह से हो रही है, वह महाराणा प्रताप। जन्म तो इसका हुआ 9 मई 1540 और 1572 में मेवाड़ के शासक बने। 40 और 32 साल तक तो मेवाड़ बाहर ही रहा, शासक बन ही नहीं पाया। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को, जो कि महाराणा प्रताप का ज्येष्ठ पुत्र था, को उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि ये जगमाल एक योग्य शासक नहीं था। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, जो कि ऊपर अपन उदय सिंह के साय में देख चुके हैं। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो अकबर की दीनदार स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताइए, अपनी स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जैसे उदय सिंह ने किया उस तरीके से तो कर ही नहीं सकता था कोई भी राजा, या तो लड़े या मतलब गुलाम बने। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें कष्ट उठाने पड़े, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का गुट बनाया, सदैव रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंतों को अपना निवास स्थान बनाया। कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। गोगुंदा से अपना जो वो था ना जन्म स्थान पर, कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जहाँ की कुंभलगढ़ का बादल महल। लेकिन ये जो डेप्थ नॉलेज है, ये अपने को जब अपन कभी भी रिटर्न एग्जाम देते हैं उसमें जरूर अपने को लाइनें बढ़ाने का काम आ सकता है। बाकी कंटेंट बेस्ड एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछी सकती कि कुंभलगढ़ के कौन से महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं पूछी। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः समझौते के तहत 1572 से 76 के मध्य 4 शिष्टमंडल प्रताप के पास भी थे, जैसे जमा भट्टो, इसका शॉर्टकट ये है जमा भट्टो। अब जमा का तो हो जाएगा जलाल खां कोरची, इसका हो जाएगा मान सिंह, ये हो जाएगा भगवंत दास, ये बाप बेटे थे। ये हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल क्या था?
वो वित्त मंत्री था अकबर का। लेकिन महाराणा को ने संधि की नहीं। अतः मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 में अकबर ने जब थक हार गया संधियों का प्रस्ताव भेज भेज के, तो उसने 1576 में अभियान की तैयारी की और अजमेर पहुंचा। वहीं से उसने मान सिंह को मेवाड़ के अभियान सौंपा। भाई खुद नहीं गया, मान सिंह को भेज दिया। अब 18 जून 1576 बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है राजस्थान हिस्ट्री की। 21 जून भी माह स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको अब एनसीईआरटी में अगर 18 जून देती तो अपने को आंख बंद करके 18 जून याद रखें। तो खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अब हल्दी घाटी याद आती है तो आपको सारा कुछ याद आएगा। प्रताप की सेना के अरावल अरावल होता है अग्रणी सेना का नेतृत्व। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें मुस्लिम सेना का नेतृत्व हिंदू कर रहा था, रावल का नेतृत्व, और हिंदू सेना का नेतृत्व मुस्लिम कर रहा था। तो प्रताप के रावल का नेतृत्व कर रहा था हकीम का हकीम था। और जबकि मुगल सेना के रावल का नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कछवा। समझ रहे हो, ये देखो कितनी विविधता, मतलब आपस में लड़ रहे हैं राजपूत राजपूती। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देख जाला विद्या ने महाराणा प्रताप का स्थान लिया। जाला विद्या ने अब अपने पीछे खानवा की लड़ाई में, जो ये तो प्रताप का स्थान ले रहा है, खानवा की लड़ाई में अपने को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। जब झालामान का नाम आएगा तो उसने सांगा का स्थान लिया था। सेम इसी तरह पहले क्या होता था कि जब राजा युद्ध में लड़ते लड़ते संकट की स्थिति में पहुंच जाते थे, तो वहां उसको रिप्लेस करके दूसरा आदमी भेज के उसको मरवा दिया करते थे। और ये देखो प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और युद्ध भूमि से उसे दूर भेजा। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के दावे मारना शुरू। अब तक के जो किताबें थी इससे पहले जो राजस्थान अध्ययन की थे, उसमें एक तरफा इसको हराया गया था प्रताप को। लेकिन अभी जो ये नया एडिशन आया है, इसमें प्रताप को इसको अनिर्णायक युद्ध मानते हुए इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अलावा नए क्वेश्चन बन रहे हैं। अबुल फजल ने खमनोर का जो युद्ध था, तो इसको खमनोर का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध क्यों कहा? क्योंकि खमनोर के पास में हो रहा था ये। बदायूं जी एक राइटर था, उसने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो था ना वो गोगुंदा से चला था। भाई गोगुंदा से ही ऑपरेट हो रहा था प्रताप के द्वारा। कोई गोगुंदा उस टाइम वो थी, गोगुंदा राजधानी रही हुई थी। प्रताप तो हालांकि कुमलगढ़ चला गया था। जेम्स टोड ने इसने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। हल्दी घाटी क्यों? यहाँ की पीली मिट्टी है। अभी देखो, ये देखो, हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी पीली मिट्टी के कारण नहीं पड़ा। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल मिट्टी और काली मिट्टी, तीन रंगों वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों है? इसका एकमात्र कारण यह है कि यह हल्दी चढ़ी हुई नवविवाहित पुरुषों के वेश में लड़ी। अब जैसे जिस तरह से मैंने आपको पीली मिट्टी का सीधा डायरेक्शन बताया, ये चीजें आपको बिल्कुल रिप्लेस करनी है माइंड से। और ये भाई नवविवाहित मतलब काफी जोड़े शहीद हुए। जोड़ों का मतलब भाई मतलब हस्बैंड थे वो वहाँ केसरिया में शहीद हो गए, फिर महिलाओं ने जोर कर लिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि हल्दी घाटी युद्ध का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा। ये जब प्रथम का प्रश्न आता है तो वहां बैठ जाता है सब कुछ। 1576 से 85 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे, जैसे शाहबाज खान, अब्दुल रहीम खान खानदान ने सेनाएं भेजी, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 13 अप्रैल 1578 को संघर्ष के बाद शाहबाज खां को मुगल दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध देवार नामक स्थान पर सैन्य चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिन सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेड़ को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। एक तो है मेवाड़ की थर्मोपल्ली और एक है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन तो कहते हैं दिवेड़ युद्ध को, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध को। समझ रहे हो, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आगे चल के फिर अपने को कंफ्यूज कर देता है। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई सैनिक अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 93 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलिपुर को छोड़कर शेष राज्य पर अपना पुनः अधिकार कर लिया।
और चित्तौड़ तक अकबर के दिन चले हो गया, मांडलगढ़ भी चला गया। लेकिन इसके अलावा जो कुंभलगढ़ वगैरह थे उन्होंने अब देखो इसमें प्रताप ने राजधानियां कितनी बदली। गोविंदा थी, गोविंदा से कुंभलगढ़ आ गया, कुंभलगढ़ से यहाँ चावंड अपनी राजधानी बनाई अंतिम रूप से। वो अपनी राजधानी बनाते तथा सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हुई। अब 9 मई 1540 को जन्मा और 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुई। अब ये जो 1597, इसको याद रखने के लिए एक आपको मैं डाटा और बता देता हूँ कि एक राजस्थान में शेर चोटी है, सेकंड लास्ट हाईएस्ट चोटी है गुरु इस शिखर के बाद में, तो इसकी लंबाई ऊंचाई भी 1597 मीटर है। तो इस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट करते हुए इसको याद कर सकते हैं। चावंड के पास बारडोली में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया और प्रताप के संबंध में कर्नल टोड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय एवं उसके अधिक कीर्ति पराजय से पवित्र न हुई है। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरह से आपके एडवांस में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा तो आपके भी कंटेस्ट हो जाएगी पूरी ही ये जो। अब इसके बाद प्रताप के पुत्र श्री थे जो कि महाराणा अमर सिंह थे। अमर सिंह ने 1597 में शासक बना। शासक बनने के उपरांत में मुगलों का आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुगलों का आक्रमण बीच में रुका था प्रताप के, उससे बाद में फिर से धीरे धीरे होने शुरू। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा। अब उधर भी रिप्लेस हो गई सत्ता, अकबर से जहांगीर के पास चली गई, अकबर का पुत्र। और शहजादा खुर्रम जो कि जहांगीर का पुत्र था ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किया। उसने मेवाड़ में लूट मार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंतक युद्ध टूट सके थे, क्योंकि 1572 में जब प्रताप शासक बना था उसके बाद युद्ध युद्ध हो रहे थे 1600 ईस्वी तक, तो वो थक गए थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब, और जागीरें भी वीरान हो गई थी, मतलब आदमी तो मरते हैं युद्ध में। अतः उसने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर, कुंवर करण सिंह कौन था, ये इसका पुत्र था, इसको करके अपने पक्ष में और राणा को मुगलों से संधि करने का दबाव डाला, क्योंकि ये अपने आप तो संधि कर नहीं सकता था, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मारा प्रताप के कॉन्टेक्ट में रहा हुआ, उसकी वीरता के सच्चे सुने हुए थे इसके। लेकिन इसने क्या किया, उसको बोला। तो फिर सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। भाई सरदारों का भी होगा यार, उसका पुत्र करण सिंह भी इस चीज को फेवर करने लगा, तो उन्होंने मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी और 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हो गई। मेवाड़ मुगल संधि हो गई। चित्तौड़ युद्ध मेवाड़ को, चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया जब संधि हुई, तो मगर उसकी मरम्मत नहीं करने के प्रोमिस के साथ। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह बड़ी सफलता मानी जाती है। भाई जिस राजा के अकबर पराजित नहीं कर सका, उसने जहांगीर ने उसको घुटने टिकवा दिए, तो कहीं ना कहीं ये जहांगीर के लिए एक उपलब्धि जैसा ही विषय था। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक आता है महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ पर मरम्मत कार्य को पूरा करना चाहा, लेकिन मुगल सम्राट ने इसको 1615 की मेवाड़ संधि का हवाला देके वो चित्तौड़ के दुर्ग को ढालने के लिए 30,000 की सेना भेज दी शार्दुल खां के नेतृत्व में। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे और गुर्जर गिराकर लौट गई। 1658 में मुगल सरदारों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसने संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 का जात सवार पर मनसब भी दिया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर औरंगजेब से होने वाला था विवाह करके राज सिंह ने, भाई किशनगढ़ की राजकुमारी जो चारुमती थी उससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही राज सिंह ने विवाह किया, जिसके कारण 1659 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया।
जजिया कर जब अपन मुगल काल पढ़ेंगे तो अपने को समझ आएगा कि कभी किसी ने अकबर ने हटाया, फिर औरंगजेब ने लगाया, उससे पहले भी कई बार हटे और लगा। जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला फिक्र त्याग था। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने के पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। जब मुगलों को तो जब सत्ता ललोटता थी तो उन्होंने मेवाड़ को अपने अधीन करके मुगलों मारवाड़ से युद्ध करना शुरू किया। तो राज सिंह ने मतलब मारवाड़ के पक्ष में युद्ध किया। हालांकि शुरुआत में जब कुंभा के टाइम उस टाइम मारवाड़ से इनकी नहीं बनती थी। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील से रिलेटेड कई प्रश्न बन जाते हैं कि इसका जो आकार है वो भारत के नक्शे जैसा है और इसका नाम एक जिले के नाम पर है वगैरह वगैरह। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचोटी नामक एक पहाड़ है जिसपे राज प्रशस्ति एक अभिलेख है जो कि लिखा हुआ है। ये संस्कृत भाषा में लिखा एक है जिसको रणछोड़ भट्ट इसके राइटर हैं। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं की खुदी हुई इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इस तरह राज सिंह तक आते आते मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाता है। चलने को तो ये और भी आगे तक जाएगा। स्वरूप सिंह इसके बाद में और भी कई शासक आते आते लास्ट में जब महाराणा भोपाल सिंह एकीकरण करेगा ना, अंतिम शासक तो इसका तब समाप्त होगा। लेकिन मोटे मोटे जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड पर्सन जहाँ से बनते हैं वहां तक के लिए एक बार मेवाड़ समाप्त हुआ। जब अपन मैंने आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया है, बीच में जगह छोड़ते हुए नोट्स बनाए हैं आपने, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। तो जब भी अपन अब कभी भी कोई सेकेंडरी सोर्स से पढ़ेंगे जैसे पुरानी वाली राजस्थान अध्ययन है उनको लेके चलेंगे तो इसी नोट्स को एडिट करते हुए चलना आप, ना कि मतलब नए नोट्स बनाने। तो फिर कभी क्लियरफाई हो ही नहीं पाएगा। अब उसमें फिर दो दो पांच पांच लाइन और जुड़ेंगे, वो कर लेंगे। इस आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक। धन्यवाद।